करीब 23 साल का एक लड़का होता है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और यूपीएससी क्लियर करने के बाद वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। उसकी कोशिश थी कि वो देश की सेवा करे आईएएस ऑफिसर के रूप में। इसके लिए रोज घर से निकलता है, लाइब्रेरी जाता है, कई घंटे वो कोचिंग में बिताता है और वो घंटों मेहनत करता है। घर आता है तब भी घंटों मेहनत करता है। एक रोज वो अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद फिर वापस लौट कर नहीं आता। परिवार वाले अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसे तलाश नहीं किया गया। चाहे वो कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, उसके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जहां जहां तक उसके संपर्क थे उन सभी से कोशिश कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा बेटा तुमने देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन उन्हें उनका बेटा मिल नहीं पा रहा था। आखिरकार वो तारीख आती है 19 फरवरी 2026 की रात लगभग 10 बजे के आसपास। एक पुलिस वाले की सूचना मिलती है और पुलिस वाले ने कहा कि आपको बड़े साहब ने बुलाया है। उस लड़के के पिता के पास जब ये सूचना पहुंच जाती है तो पिता अपने परिवार के साथ मौके पर जाते हैं और फिर उस परिवार को एक बड़े साहब के पास लेके जाते हैं। बड़े साहब भी उस परिवार को एक जगह पे लेके जाते हैं। वहां जब जाते हैं तो एक लाश पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। उस लाश के कई टुकड़े थे, गर्दन अलग थी, धड़ अलग था, पैर अलग थे और एक हाथ अलग था। आखिरकार उस लाश को जोड़ने की कोशिश की गई थी, ऐसे उसे बनाने की कोशिश की गई थी, पूरा रूप देने की कोशिश की गई थी। तभी परिवार वालों से बड़े दुख भरे क्षणों से ये कहा जाता है कि देखो, कहीं तुम्हारा बेटा तो नहीं है। जैसे परिवार के लोगों ने उस लड़के को देखा, देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में जो उस लड़के का बड़ा भाई है जब मौके पर आता है, जब मौके पर आने के बाद उसने अपने भाई को इस रूप में देखा, वो रोज उसके साथ खेलता था, हंसता था, बातचीत करता था, उसे मोटिवेट करता था कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो क्या क्या करोगे, इस तरह की बातें उसे सिखाई जाती थी। लेकिन जब उसने अपने भाई को इस रूप में देखा तो भाई बड़ा जो था वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे होश आने के बाद पता चलता है कि आखिरकार उसके भाई के साथ हुआ क्या था, क्यों उसके इतने सारे टुकड़े हुए थे। ये सब उसके पीछे की क्या कहानी थी, इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग पर एक जगह लगती है चित भवन, और जो कि उत्तर प्रदेश के जिला इटावा का एक थाना लगता है इकदिल। वहां पर ये एरिया है और ये तारीख थी 19 फरवरी 2026 की रात लगभग 10 बजे के आसपास। रेलवे के ही कर्मचारी थे, ये देखने के लिए निकले हुए थे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस रेल मार्ग से बड़ी संख्या में 24 घंटे में सैकड़ों की संख्या में, यानी कि 200 से 250 गाड़ियां गुजर जाती हैं। वो देख रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उनके अधिकार क्षेत्र में जब जाते हैं, वहां जाने के बाद देखते क्या है कि एक लाश है जो कि कई टुकड़ों में वहां पर पड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत ही जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी मौके पर पहुंच जाती है और जीआरपी ने इस सूचना को उत्तर प्रदेश पुलिस को सुपुर्द किया, भेजा गया कि यहाँ पर एक लाश मिली है, आप आकर देख सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के उस इटावा जिले में जब ये सूचना सर्कुलेट की जाती है तो जितने भी इस जिले के अंदर जितने भी थाने आते हैं, हर थाने में ये सूचना सर्कुलेट कर दी जाती है कि करीब करीब 20 से 25 साल की उम्र का एक लड़का है जो यहाँ मृत अवस्था में पाया गया है। जिसके गुमशुद की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो यहाँ पर आ सकता है, आकर देख सकता है। अब ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन ने जब आसपास के थानों को ये सूचना सर्कुलेट की जाती है, फिर वायरलेस पे सूचना चल रही थी तो वायरलेस पर ये सूचना पहुंच जाती है एक थाने में, जो कि थाना लगता है भरतना, और भरतना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नंगला बंधा। अब यहाँ के जो एसएचओ होते हैं वो सीधा ही इस नंगला बंधा में पुलिस वालों को भेजते हैं और जाकर कहते हैं कि इस परिवार का जो लड़का है वो गायब जो हो गया है, एक काम करो, उस परिवार को बुलाकर लेके आओ। उन्हें लेके चलते हैं, उन्हें लेके जाते हैं, सीधा उस जगह पहुंचते हैं जहां पर वो लाश रखी हुई थी, यानी कि मोर्चरी के अंदर लाश रखी हुई थी। उसका पोस्टमार्टम होना था और शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई हादसा हो। लेकिन जब घर वाले, परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन्होंने जब गौर से देखना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके लड़के के साथ बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई हों, बहुत ज़्यादा मारा गया हो, पीटा गया हो और उसके साथ इतनी भयानक रूप में उसकी मौत देने की कोशिश की गई हो। बस उन्होंने किसी पर शक जाहिर किया और शक जाहिर करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में ही किसी से थोड़ा विवाद चल रहा है, आप एक काम करिए, उसमें देख लीजिए। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया। मरने वाले का नाम होता है मनीष यादव, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर और साथ ही बीएड भी किया था और फिलहाल वो यूपीएससी की तैयारी में जुटा हुआ था। वो चाहता था कि आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करे। इसके लिए वो रोज सुबह अपने घर से निकलता है लगभग 7:30 बजे के आसपास और देर शाम तक वापस आ जाता है। लेकिन 18 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास वो घर से निकलता जरूर है लेकिन वापस लौटकर नहीं आता। और परिवार वाले इसी बात को लेकर परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे कि आखिरकार उनका बेटा कहाँ है।
जितने लोग भी उसके संपर्क में थे, जितने भी दोस्त उसके संपर्क में थे, जहां जहां वो आता था, चाहे लाइब्रेरी हो, कोचिंग सेंटर हो, सभी से परिवार वालों ने पूछताछ करने की कोशिश की। जब वहां से कोई सफलता नहीं मिलती है तो परिवार के लोग 18 फरवरी 2026 की रात लगभग 8:06 पर थाने पहुंच जाते हैं भरतना। और वहां जाने के बाद कहते हैं कि साहब हमारा बेटा गायब हो गया है, लापता हो गया है, सुबह से उसका पता ही नहीं चल रहा है, उसका नंबर भी बंद आ रहा है, आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन गुमशुदगी के इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन परिवार वाले अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था, सोशल मीडिया हो या फिर अखबार हो या फिर अलग अलग न्यूज़ चैनल पर ही खबर चलने लगती है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की इस तरह से गायब हो गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है। उस कहानी को जानने के लिए पुलिस ने जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया। साथ ही जो मृतक मनीष यादव होते हैं उनकी सीडीआर, मतलब कि मोबाइल की जो सीडीआर निकलवाई जाती है, कौन कौन के संपर्क में थे, इनकी लोकेशन कहाँ की थी, कहाँ की नहीं थी, इस तरह के हर एक पहलू को देखने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे देखे तो चित्त भवन रेलवे ट्रैक जो होता है उसके इर्द गिर्द एक कार होती है जिसका आना भी था, उसका जाना भी था। आखिरकार वो संदिग्ध कार होती है। पुलिस ने उस कार को ही थोड़ा ट्रैक करना शुरू किया और ट्रैक करने के बाद उसके जो नंबर थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ये पता करने की कोशिश की कि ये गाड़ी है किसकी। जो कार का मालिक होता है वह शास्त्री चौराहा होता है, उसके पास एक मेडिकल स्टोर होता है, वो मेडिकल स्टोर के मालिक की कार होती है। पुलिस उनके पास पहुंचती है, मेडिकल स्टोर संचालक के पास, और जाकर कहती है कि तुम्हारी कार उस जगह क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि साहब कार मैं तो लेके नहीं गया, लेकिन एक लड़का है जिसका नाम दीपक है, जो कि थाना इकदिल गांव है केशोपुर, वहां का रहने वाला है, वही उसकी कार चलाता है। आप एक काम करिए, एक बार दीपक से बातचीत कर लीजिए, वहां से हो सकता है कि कुछ आपको सफलता मिल जाए, कोई राहत मिल जाए। पुलिस ने आप देखा नहीं ताप देखा, तुरंत ही दीपक की इसमें तलाश में जुट जाते हैं और पुलिस को थोड़ी सी ही कोशिश करनी पड़ती है। आखिरकार दीपक पुलिस को मिल जाता है और जैसे दीपक मिलता है तो दीपक से बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन दीपक ने शुरुआत में थोड़ी आनाकानी की, इधर उधर की कहानियां बताना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस कहते हैं कि जब सच उगलवाने पर आ जाए तो सच वो जमीन की 7 तह से भी खोद कर निकाल सकती है। जब पुलिस ने दीपक के साथ सख्ती से पेश आती है तो दीपक ने कहानी बताना शुरू कर दिया। दीपक कहता है कि साहब मेरे ही गांव का एक लड़का है जिसका नाम अभिषेक यादव है, जो कि सीआरपीएफ जालंधर में फिलहाल उसकी पोस्टिंग चल रही है, वहां ट्रेनिंग ले रहा है, और उसी का ही ये दोस्त हुआ करता था मनीष यादव। दोनों साथ साथ ही कोचिंग ले रहे थे, लेकिन उसका सीआरपीएफ में हो जाता है। मनीष यादव का कोचिंग लेने के बाद भी हो नहीं पाया था। लेकिन इसी बीच में जब कई साल से लगातार कोचिंग ले रहे थे तो ये अभिषेक यादव की एक बहन होती है, इसका नाम आकांक्षा यादव होता है। आकांक्षा यादव और मनीष यादव ये दोनों कब दोस्त बन जाते हैं, दोस्त से इन्हें प्यार हो जाता है, प्यार कब ये नज़दीकी इनकी बढ़ने लगती हैं, पता ही नहीं चलता। और ये बात जब अभिषेक यादव को पता चलती है तो अभिषेक यादव ने इस बात का विरोध भी किया, समझाया दोनों को कि तुम तैयारी करने के लिए आए हो, पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से तैयारी करो, इस तरह से भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आकांक्षा जो होती हैं उनका बीएसएफ में नंबर आ जाता है और लगभग 4 महीने की वो ट्रेनिंग भी ले चुकी थी, यानी कि 4 महीने की उन्होंने नौकरी भी कर ली थी। और साल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पर उनका सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाता है। और रामपुर में फिलहाल वो, जब हम इस खबर को बना रहे थे, वो ट्रेनिंग ले रही थी। और इसी बीच में जो भाई होता है वो बार बार समझाता था, लेकिन समझाने के बावजूद भी ये दोनों मान नहीं रहे थे, इनकी बातचीत किया करते थे। तो भाई ने उसके नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया कि कहीं ये बातचीत तो करते हैं या नहीं करते हैं। तब उन्होंने उस तरह से बातचीत करना बंद कर दिया और इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, कई तरह के माध्यम से उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया था ताकि एकदम से पकड़ में ना आ सकें। क्योंकि सीडीआर से पता चलता है कि लड़का और लड़की की 19 दिन पहले बातचीत हुई थी, 19 दिन से फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से बातचीत जरूर होती थी। अभिषेक का एक खास दोस्त होता है जो सीआरपीएफ में है। अभिषेक उसका दोस्त है जिसका नाम विपिन यादव है। विपिन यादव गांव मानिकपुर का रहने वाला होता है और विपिन यादव जो होता है वो लगातार अभिषेक यादव को सूचनाएं दिया करता था कि तुम्हारी बहन सुधर नहीं रही है, तुम्हारी बहन से लगातार बातचीत चल रही है। तो वो उसे इतना भड़काता रहता था, उसे रोज के रोज गुस्सा दिलाता रहता था। और ये गुस्सा दिलाते दिलाते कब उसके मन में एक ज्वालामुखी बन जाता है, कब वो ज्वालामुखी फट जाता है, पता ही नहीं चलता। वो 17 फरवरी
26 को आखिरकार जालंधर से सीधा अपनी इटावा पहुंचता है, घर की तरफ पहुंचता है। वहां आने के बाद अपने दोस्त दीपक से बातचीत करता है और विपिन से बातचीत करता है। प्लानिंग करते हैं कि कब, कैसे और कहां मनीष यादव से मुलाकात हो और कब जाकर उसको सबक सिखाया जा सके। क्योंकि मनीष यादव जो लड़का है वो अपने गांव से रोज डेली यूपीएससी तैयारी करने के लिए घर से निकलता है कोचिंग सेंटर के लिए। सुबह 7:30 बजे की बात है, वो घर से निकलता है, साइकिल लेकर आता है, एक जगह पर साइकिल खड़ी करता है और शहर जाने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहा होता है। सुबह के 7:30 बजे थे, एक गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है। इसी बीच में जो अभिषेक यादव होता है वो मनीष यादव से कहता है, शहर छोड़ दें हम आपको, अगर कोई दिक्कत ना हो, कोई एतराज ना हो, कोचिंग सेंटर तो तुम जा ही रहे हो। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे और उसने कोई मना नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि जान थी, पहचान थी और वो आराम से गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही मनीष यादव बैठता है, इसी बीच में जो एक साथी होता है वो तो गाड़ी चला रहा है और जो दो साथी होते हैं वो आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने अपने बीच में उसे बैठाया हुआ था। उसके बाद उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चल रही है, मारपीट हो रही है और तब तक मारते हैं जब तक कि बिल्कुल दिल को तसल्ली नहीं हो जाती कि हाँ, ये हमने खूब पीट लिया है। उसकी ज़्यादा लगातार पिटाई कर रहे थे और वो विरोध करने की स्थिति में रह नहीं पाता कि वो समझ जाता है कि ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। एक जगह जंगल की तरफ लेके जाते हैं जहाँ सरसों का खेत होता है, उसका रस्सी से गला घोटा जाता है, गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस बीच में कई बार चाकुओं से भी उस पर, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वार किए गए थे। वो पूरी तरह से मर चुका है। सरसों के खेत में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। इसके बाद ये तीनों दोस्त, चाहे वो अभिषेक हो, दीपक हो, विपिन हो, ये यहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं। निकलने के बाद जब कुछ किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, तभी फैसला करते हैं चलो वापस चलते हैं। और वापस जाने के बाद फिर उस लाश के पास पहुंचते हैं और वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए, इत्मीनान करने के लिए, एक बताया जाता है कि एक गोली भी मारी जाती है। अब जब गोली लग जाती है, हालांकि वो पहले ही मर चुका था, बिल्कुल पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है। तब वो सोचते हैं कि लाश जब मिल जाएगी तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फिर पुलिस पकड़ेगी, इसमें कोई नौकरी पे भी दिक्कत आ सकती है, दोस्तों पे भी दिक्कत आ सकती है। तभी उसकी लाश को उन्होंने एक बोरी में रखा और बोरी में रखने के बाद सीधा रेलवे ट्रैक के पास रख देते हैं। ट्रेन आती है और उसके कई हिस्से हो जाते हैं। और इसी बीच में 19 की रात को परिवार वालों तक ये सूचना पहुंच जाती है, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक की सुरक्षा में लगे हुए लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको लाश मिलती है। उन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस ने फिर परिवार से संपर्क किया और तब जाकर इस घटनाक्रम के बारे में पता चलता है। पुलिस ने आखिरकार इस मामले में जो एफआईआर दर्ज करती है परिवार वालों की तहरीर के आधार पर, तो इसमें सीआरपीएफ का जो जवान है अभिषेक यादव, उसके खिलाफ मुकदमा होता है। जो उसकी बहन है यूपी पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर, जो फिलहाल ट्रेनिंग ले रही है रामपुर जिले के अंदर, उसके खिलाफ, आकांक्षा यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। दोस्त विपिन यादव के खिलाफ भी कर ली जाती है। जो गाड़ी चलाया करता है जिसका नाम है दीपक, उसके खिलाफ भी 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने इस मामले में जो सीआरपीएफ के लिए भी एक पत्र लिखा, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद जो पूरा घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के बारे में बताया कि इनकी वजह से कैसे एक लड़के की जिंदगी खत्म हो गई है, कैसे इन्होंने उसकी हत्या की है। ये लड़की जानती थी लेकिन पुलिस से इसने कोई संपर्क नहीं किया, इसने बताने की कोशिश नहीं की। अगर ये काश ये बता देते कि उसके भाई ने उस तरह से उसके साथ घटना को अंजाम दे दिया है, हो सकता है कि ये बच जाए, लेकिन हो सकता है भविष्य में उसको वो नौकरी से बर्खास्त कर दी जाए। फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल तो भेजेगी और इस मामले में चार्जशीट लगाएगी, चार्जशीट अदालत जाएगी, और तब तक हो सकता है कि सीआरपीएफ के जवान की नौकरी हाथ से निकल जाए और पुलिस कांस्टेबल जो लड़की है जिसने दिन रात मेहनत करने के बाद ये नौकरी हासिल की थी, वो नौकरी भी उनके हाथ से निकल जाए। और जो एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसने कसम खाई थी कि इनसे बढ़िया नौकरी वो हासिल करेगा, इसी के लिए वो दिन रात तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है और इसमें कई जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। एक तरफ एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और दूसरी तरफ दूसरे परिवारों ने वो कामयाब लड़के जो थे, एक सीआरपीएफ में और दूसरा यूपी पुलिस में कामयाब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने भी बच्चे कहीं ना कहीं खो ही दिए हैं। फिलहाल पुलिस इस हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल करने के बाद इसका पूरी तरह से कोर्ट के सामने रख देगी। जब आप सोच सकते हैं दोस्तों, हालांकि इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कोई भी बात थी तो कम से कम थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। दोस्त उससे लगातार भड़का रहा था, चढ़ा रहा था, उसको ये क्राइम करने के लिए मजबूर कर रहा था, तो अपनी बहन से बातचीत करता, कम से कम वो जो क्राइम हुआ है वो नहीं होता और ना ही किसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होती है। और बहुत सारे तरीके होते हैं अलग होने के, अलग करने के, अगर उसे रिश्ता ये मंजूर नहीं था, बाकी की जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी। जाते जाते कुवैत की रहने वाली हैं असलेहन, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। असलेहन, आपको जन्मदिन मुबारक हो। और
रूबी विश्वकर्मा हैं, विकास विश्वकर्मा हैं, इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अंबेडकर नगर से आचार्य पवन कुमार गिरी हैं। रूप सिंह राठौर राजस्थान से रोहतास नेहरा, हरियाणा से जय सिंह हैं, सागरपुर से बलवंत सिंह, गोरखपुर से अरुण कुमार, वीनू बालियान, छोटू कुमार पासवान बिहार से, निर्मल कुमार, इस्माइल पठान कासगंज से, राजीव बालियान, गुरप्रीत सिंह, सन्नी कुमार देहरादून से, सचिन तोमर बेंगलोर से, रणधीर गुज्जर, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।